हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे यूनिट 1 स्थित वैद्युतिकी और उसमें हमने प्रारंभ किया था हमारा चैप्टर 1 विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आवेश के प्रकार, आवेशन की विधि और किसी वस्तु पर आवेश पहचानने की तरीके या उसके लिए हम विद्युतदर्शी का अध्ययन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि आवेश क्या है और आवेश कहाँ से आया है, इसकी खोज कैसे स्टार्ट हुई, है ना। तो आवेश पे बात करने से पहले कुछ हम, है ना, हमारे दैनिक जीवन में देखे जाने वाले एग्जाम्पल याद करें जो कि आवेश से संबंधित ही है। जैसे, है ना, आपने कभी नोट किया होगा जो कि आप, ठीक है, अगर अपने सूखे बालों में किसी स्केल को या, है ना, कॉम को, कंघे को रगड़ते हो और उसके पास हल्के पार्टिकल लेकर आते हो, जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े, धूल के कण, तो आप ये पाओगे कि उस कंघे को या उस स्केल को कागज के कण या धूल के कण उसको चिपक जाएंगे, उससे आकर्षित होने लगेंगे, है ना। दूसरा जो कि और एक एग्जांपल आपने नोट किया होगा कभी कि अगर हम किसी बलून को, गुब्बारे को, ठीक है, अपने बालों से रगड़कर दीवार पर ऐसे रख दे, दीवार को ऐसे टच करके रख दे, तो हम ये पाएंगे जो कि वो जो गुब्बारा है बालों से रगड़ने के बाद दीवार को चिपक जाता है ना। तो और भी ऐसे एग्जाम्पल्स है, जैसे आकाश में हम बिजली कड़कड़ाते हुए देखते हैं, ठीक है। तो और एक और हम एग्जाम्पल कहें जो कि जैसे हम मान लीजिए इस चौक के कण करते हैं, इस चौक का पाउडर हम बनाते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि चौक का ये जो पाउडर है, जो कण है, वो सीधे जमीन पर गिरने लगेगी, नीचे गिरने लगेगी, है ना। क्यों? तो हमें सबको इसका रीजन पता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, है ना। लेकिन अब अगर हम इसी चौक को बोर्ड पर ऐसे चला दें तो चौक के कण निकलकर बोर्ड पर चिपक जाएगी। तो वो बोर्ड पर चिपक गए हैं, बोर्ड से नीचे क्यों नहीं गिर रहे? तो क्या अब उन पर विद्युत बल नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा है? ठीक है। तो फिर ये सारी जो घटनाएं हम देखते हैं, है ना, उन घटनाओं को देखते हुए वैज्ञानिकों के मन में भी ये बात आई कि इसके पीछे क्या रीजन है ना। ऐसा जो घटनाएं हो रही है दैनिक जीवन में, इनका क्या कारण रहा होगा या क्या कारण है। तो यहाँ से जो ये सारी घटनाएं देखने के बाद वैज्ञानिकों ने इसके पीछे के राज जानने के लिए अपना अध्ययन प्रारंभ किया। तो ठीक है, इस तरह से जो इस अध्ययन की शुरुआत जो होती है वो होती है 6th सेंचुरी से, 6वीं शताब्दी से, ठीक है। तो सबसे पहले जो इन घटनाओं का राज जानने के लिए, इन घटनाओं के पीछे का कारण जानने के लिए सबसे पहले जो प्रयोग किया गया वो किसके द्वारा? ग्रीक वैज्ञानिक थेल्स के द्वारा। जो तो उन्होंने सिंपल सा एक प्रयोग करके देखा जो कि उन्होंने एक एम्बर की छड़ को, ठीक है, एम्बर मतलब एक तरह का पत्थर होता है येलो कलर का जो समुद्र में इसमें पाया जाता है, तो उसको उन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ कर देखा, है ना। तो बिल्ली की खाल से रगड़ के देखने के बाद उन्होंने क्या पाया कि वो जो एम्बर की छड़ है या जो एम्बर है, उसके पास अगर कागज के टुकड़े लेकर आते हैं या धूल के कण उसको आकर्षित होने लगते हैं, उसको चिपकने लगते हैं, है ना। तो ये सबसे पहला प्रयोग रहा जो आवेश की, है ना, खोज के लिए, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत की खोज में, है ना। तो यहाँ पर, ठीक है, क्या देखा थेल्स के प्रयोग से, क्या निष्कर्ष निकल कर आया सामने कि अंबर की छड़ को अगर खाल से रगड़ा जाता है या ऊन से रगड़ा जाता है, ठीक है, तो इस तरह से उसमें छोटी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है ना। तो आगे चल के जो इस ऊर्जा को, इस गुण को, मतलब हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने की ऊर्जा को, ठीक है, आगे चल के, है ना, 16वीं शताब्दी में क्या नाम दिया गया? उस ऊर्जा को बोला गया विद्युत। ओके, मतलब यहाँ पर जो, ठीक है, आज हमें सब पता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन होता है, ऋण आवेश होता है, ओके, और उसके कारण भी हमें पता है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, इससे। लेकिन ये हम तब की बात कर रहे हैं जब आवेश के बारे में किसी को ज्यादा नॉलेज नहीं था, है ना, उसकी खोज ही प्रारंभ हुई थी इस तरह से। तो जो वैज्ञानिक थेल्स रहे उन्होंने, है ना, इस घटनाओं का कारण बताने के लिए कि जैसे हम सूखे बालों में स्केल लगा रहे हैं तो कागज के हल्के कणों को आकर्षित कर लेगा,
तो ऐसा ही प्रयोग उन्होंने अंबर और खाल पे करके देखा, तो फिर ये पाया कि वो कागज के हल्के टुकड़ों को आकर्षित करने लगा है। तो वो जो आकर्षित करने की जो ऊर्जा है उसे आगे चल के नाम विद्युत दिया गया है ना। तो फिर थेल्स ने उसके पीछे का कारण क्या बताया कि ऐसा क्यों होता है ना। आज की थ्योरी के बेस पे बात नहीं कर रहे हैं, हम उस समय की बात कर रहे हैं। तो थेल्स ने उसका रीजन ये बताया कि जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उनके बीच में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण वो आकर्षित करने लगती है। तो उनका ये जो कथन था जो चुंबकीय गुणों के आधार पर, वो आगे चल के असत्य सिद्ध हुआ है ना। फिर उनकी भी जो खोज रही थेल्स की, इस पर कई सालों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया जो है ना। मतलब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करके अपना निष्कर्ष सबको बताया था, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी वैज्ञानिकों ने इसमें और आगे काम नहीं किया। लेकिन फिर बाद में जो और सारी घटनाएं, विद्युत से संबंधित घटनाएं हमारे सामने आती गई, तो फिर इसकी रिसर्च और स्टार्ट होने लगी। तो फिर जो 16वीं सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में फिर से इसका अध्ययन, वही प्रयोगों के आधार पर अध्ययन फिर से किसने प्रारंभ किया? विलियम गिलबर्ट ने, है ना। तो विलियम गिलबर्ट ने वही थेल्स के द्वारा किए गए प्रयोगों को वापस दोहराया, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत सारे पदार्थों के साथ इस प्रयोग को किया। बहुत सारे पदार्थ मतलब कांच, एबोनाइट, खाल, रेशम, ऊन आदि, है ना। तो इस तरह से अलग अलग पदार्थ लेकर उन्होंने यही घटना को दोहराया, यही प्रयोग को दोहराया, और फिर इससे उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, है ना। तो थोड़ा सा जो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले, ओके, वो उनको हम समझते हैं अभी। तो जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि उन्होंने कांच और किसके रगड़ा आपस में? एबोनाइट की छड़ को, है ना। तो एबोनाइट की छड़ को उन्होंने आपस में रगड़ा कांच के और इसके साथ, ओके, या फिर कांच की छड़ को अलग रगड़ा ऊन के साथ, कांच और एबोनाइट की छड़ को अलग रगड़ा ऊन के साथ, ऐसे, है ना। तो अब हम यहाँ मान के चल रहे थे कि कांच और एबोनाइट को आपस में रगड़ा गया, ओके। और फिर वही बात इसमें भी पाई गई कि कांच में भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आता है, लेकिन इस बार उन्होंने थोड़े से प्रयोग को और आगे बढ़ाया, है ना। तो उन्होंने यहाँ पर क्या देखा, ठीक है, कि उसमें उन्होंने अलग अलग स्थितियों में ये घटनाएं दोहराई हुई। तो सबसे पहला केस हम यह मान ले रहे हैं कि उन्होंने क्या किया कि, ठीक है, इस तरह से दोनों छड़ों को आपस में रगड़ने के बाद, है ना, आपस में रगड़ने के बाद उन्होंने कांच की छड़ को, है ना, कांच की छड़ को किसके पास लेकर आए? ठीक है, अभी हम इस पे कोई आवेश नहीं दिखा रहे हैं, जैसे धन और ऋण, क्योंकि अभी आवेशों का नाम धन और ऋण अभी ये बहुत बाद में पढ़ा है, जो अभी इसको धन और ऋण नहीं बोलते थे 16वीं सेंचुरी में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एबोनाइट की छड़ के पास किसको लेकर आया? कांच को, मतलब ऐसे दोनों को रगड़ा, और रगड़ने के बाद, ठीक है, एक स्वतंत्र पूर्वक लटकी हुई एबोनाइट की छड़ के पास उसको लेकर आए। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो एबोनाइट की छड़ है, ठीक है, एबोनाइट के ऊपर जो छड़ है वो किसके द्वारा आकर्षित हो रही है? कांच की छड़ के द्वारा। मतलब दोनों एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, है ना। मतलब यहाँ से उनको एक निष्कर्ष सामने आया यहाँ कि, ठीक है, क्या लग रहा है इनके बीच में? आकर्षण बल, ठीक है। अगर वो दो, ठीक है, किसको? कांच की छड़ को एबोनाइट की छड़ के साथ रगड़ते हैं और फिर कांच की छड़ को स्वतंत्र पूर्वक एक दूसरी एबोनाइट की छड़ के पास लाते हैं, तो उन्होंने यहाँ नोट किया कि इस पर क्या लगने लग जाता है? आकर्षण बल लगता है, ओके। फिर नेक्स्ट जो यहाँ है ना, इस वही कांच की छड़ को फिर उन्होंने किसके पास लेकर आए? अन्य कांच की छड़ में जो स्वतंत्र पूर्वक लटकी हुई ऐसी दूसरी छड़ के पास, ओके। तो फिर इस प्रकार, मतलब इसको भी उन्होंने रगड़ के ऐसे यहाँ लटका दिया, फिर दूसरी कांच की छड़ को एबोनाइट के साथ रगड़ के उनके उसके पास में लाया। तो फिर यहाँ पर इन्होंने ये पाया कि ये जो छड़ है ये एक दूसरे को क्या कर रही है? ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। इनके बीच में क्या लग रहा है? प्रतिकर्षण बल, ये दूर हट रही है, ओके। तो फिर इन सारी घटनाओं से उनके सामने निष्कर्ष निकला थे ना, ये जैसे
कांच की छड़ है, ये भी कांच की, तो है ना, ऐसे हमने कांच का उदाहरण लिया है, ऐसे हमने बहुत सारे प्रयोग पदार्थों के साथ किए। तो यहाँ पर उनके सामने क्या निष्कर्ष निकल कर आया कि कांच पर, है ना, और एबोनाइट की छड़ पर जो ऊर्जाएं आ रही है या जो गुण उनके अंदर आया है वो विपरीत प्रकार का है ना। इस बात से, जैसे अगर अलग अलग प्रकार का नहीं होता तो पहले हम कांच की छड़ को रगड़ कर एबोनाइट के पास ला रहे होते तो यहाँ आकर्षण नहीं लगता और यहाँ प्रतिकर्षण नहीं लगता। मतलब कांच की छड़ के पास ला रहे हैं तो प्रतिकर्षित कर रही है, कांच एबोनाइट की छड़ के पास ला रहे हैं तो आकर्षित कर रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ से ये निष्कर्ष निकाला कि जब हम कांच और एबोनाइट को रगड़ते हैं आपस में तो कांच पर जो गुण आएगा और एबोनाइट पर जो गुण आएगा उस गुण को वो दोनों अलग अलग प्रकार के हैं, जो है ना, विपरीत प्रकार की उनमें गुण आते हैं। ठीक है, तो उस गुण को, ठीक है, जो हल्की वस्तुओं का आकर्षित करने की जो ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा जिस कारण से आती उस कारण को नाम क्या दिया गया आगे चल के? आवेश। ठीक है, तो आवेश जो किसको कहा गया? जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो उनमें आकर्षित करने की ऊर्जा आ जाती, तो जिस गुण के कारण ऊर्जा आती है उसे आवेश नाम दिया गया, है ना। ध्यान रखें, जो ऊर्जा है हल्की आकर्षित करने की, हल्के कणों को आकर्षित करने की ऊर्जा, उस ऊर्जा को विद्युत बोला जाता है और जिस गुण के कारण उसमें, है ना, ये ऊर्जा आती है उसे आवेश कहा जाता है जो। ठीक है, तो इस प्रकार उस समय तो आवेशों को, है ना, धन और ऋण नहीं बोला जाता। आज हमें पता है कि हम आवेश को धनावेश बोलते हैं, ऋण आवेश बोलते हैं, लेकिन उस समय 16वीं शताब्दी में उन्हें धन और ऋण नहीं बोला जाता। तो फिर यहाँ पर जो विलियम गिलबर्ट है उन्होंने निष्कर्ष तो निकाल लिया कि कांच और एबोनाइट पे आने वाले जो आवेश है वो विपरीत प्रकार का है, अलग अलग प्रकार का है। तो फिर उन्होंने उस पर आने वाले जो आवेश हैं उनको क्या नाम दिया? कांचा व रेजिनी, है ना। कांचा किसे कहा गया? कांच पर उत्पन्न वाले आवेश को उन्होंने, या कांच पर उत्पन्न होने वाले गुण को उन्होंने कांचा बोल दिया, और एबोनाइट पे आने वाले आवेश को उन्होंने रेजिनी कह दिया, जो है ना। लेकिन आज हम इसे धनावेश और ऋणावेश से जानते हैं, तो हम हमारी सुविधा के लिए जो, ठीक है, इस पर आवेश को दर्शाते। जैसे कांच और एबोनाइट की छड़ को रगड़ा जाता है तो आगे चल के जो कांच पर जो आवेश आया उसे क्या नाम दिया गया? उसे धन आवेश बोला गया। तो उसे हम धन चिन्ह से दर्शा देते हैं ना। पहले इसलिए नहीं दर्शाया क्योंकि तब ये आवेश का ज्ञान नहीं था कि किस पे धन आवेश है, किस पे ऋण आवेश है ना। लेकिन अभी हमने समझ लिया है तो इसलिए हम हमारी सुविधा के लिए इस पे धन और ऋण लिख देते हैं। ठीक है, फिर एबोनाइट पे ये ऋण आवेश, है ना, ये वाला इस तरह से, और कांच की जो छड़ है इस पे धन आवेश। तो इसलिए एक दूसरे को क्या करेगी? आकर्षित करेगी, है ना, कांच की छड़ और ये, और यहाँ पर, ठीक है, ये धन आवेश और ये भी छड़ कैसी है? धन आवेश। तो इसलिए इनके बीच में क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है बेटो। ओके, तो यहाँ, है ना, ये बाद में नाम दिए गए। अभी तो इन्होंने उसको क्या नाम दिए थे? कांचा और रेजिनी। लेकिन बाद में कांचा पे आने वाले आवेश को, है ना, कांच धन बोला गया, रेजिनी पर आने वाले आवेश को ऋण बोला गया, है ना। इसलिए तो यहाँ से, ठीक है, कांच जो आवेश है वो विपरीत प्रकार के होते हैं, ये हमें पता कभी चल गया था 16वीं सेंचुरी में, है ना, विलियम गिलबर्ट के द्वारा। लेकिन उसके नाम जो अभी प्रचलित है, धन और ऋण, जो आज हम यूज करते हैं, हमें पता है वो कब नाम दिए गए? 18वीं सेंचुरी में, है ना। तो यहाँ पर ये थी जो विलियम गिलबर्ट के एक्सपेरिमेंट से निकलने वाले निष्कर्ष। फिर इसी में जो 16वीं शताब्दी में सन 1646 में जो थॉमस ब्राउन है, वैज्ञानिक थॉमस ब्राउन, उन्होंने इस ऊर्जा को नाम दिया विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जैसे, है ना, यहाँ वैज्ञानिक थेल्स ने जो पाया था कि हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने की ऊर्जा आ जाती है, तो उस ऊर्जा को उन्होंने उस समय कोई नाम नहीं दिया था,
ठीक है। लेकिन बाद में 16वीं शताब्दी में चलकर उस ऊर्जा को, है ना, एक जो नाम दिया गया जो अभी फेमस है विद्युत, वो यहीं से पड़ा है ना। तो फिर ये रहा, ठीक है, विलियम गिलबर्ट के एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद जो यहाँ पर, है ना, ये जो उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हैं, ठीक है, ये भी कई पूरी तरह से हर घटनाओं को, है ना, समझा नहीं पा रहे थे इस तरह से। तो यहाँ, ठीक है, फिर जो 18th सेंचुरी है, जो 18th सेंचुरी में, ठीक है, वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वापस इन गुणों पर, ठीक है, अध्ययन प्रारंभ किया। जो 16th सेंचुरी में विलियम गिलबर्ट ने कुछ निष्कर्ष निकाल कर गए थे, ओके, उस निष्कर्ष का वापस, है ना, अध्ययन प्रारंभ किया किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया, उनका जो प्रयोग है बहुत फेमस प्रयोग है, पतंग से संबंधित, है ना। उन्होंने जो आसमान में, आकाश में जो हम बिजली कड़कड़ाते हुए देखते हैं, तो वो बिजली क्यों होती है उसका कारण जानने के लिए, क्या वो भी आवेशों के कारण ही होती है ना, इसको जानने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया था, जो कि बहुत ही फेमस प्रयोग रहा, जो जिसे हम उनका काइट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया? इस प्रयोग में उन्होंने एक पतंग उड़ाई जो बहुत ऊंचाई तक, और उसकी डोर के पास एक की बांधी। मतलब उन्होंने, ठीक है, ये जानने के लिए प्रयोग किया था कि जो बिजली हो रही है आकाश में, उसका कारण क्या है ना। बारिश में हम देखते हैं जो बिजली कड़कड़ाती है, चमक उत्पन्न होती है, आवाज आती है ना, साउंड बनता है। तो उसके पीछे का कारण जानने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये अपना ये प्रयोग किया था। ओके, तो यहाँ पर जो उनका ये जो प्रयोग रहा, बहुत ही फेमस प्रयोग रहा। और उन्होंने इसके लिए क्या किया था? एक पतंग ली, जो पतंग की डोर पर किसको बांध दिया? एक की को पतंग ली, और उनके हाथ से कुछ दूरी के पास उन्होंने इस पर एक चाबी बांध दी, जो, ठीक है, ये पता करने के लिए कि वो जो आसमान में जो बिजली हो रही है, क्या वो भी आवेशों से मिलकर बनी। तो अगर वो आवेशों के कारण हो रही है ना, उसके पीछे का रीजन आवेश है, विद्युत ऊर्जा है, तो फिर वो आवेश उनकी पतंग के डोरी से चलते हुए कहाँ पहुंच जाता? उनके की तक पहुंच जाता। तो जो चाबी उन्होंने लटकाई थी वहां तक पहुंच जाता। तो इस उद्देश्य से उन्होंने ये प्रयोग किया था। तो कई बार जो उन्होंने ये प्रयोग किया, तो, है ना, तो कुछ बार ये असफल रहा, लेकिन एक बार जो बारिश के समय, मतलब जब ये प्रयोग वो कर रहे थे, तो हल्की बारिश हो गई उस समय, और बारिश के कारण जो उनकी डोर है पतंग की, वो क्या हो गई? गीली होने के कारण चालक की तरह व्यवहार करने लग गई। तो फिर उस पे जो आकाश में होने वाली बिजली कड़कड़ा रही थी, उससे कुछ आवेश उनके डोरी से चलता हुआ कहाँ तक पहुंच गया? उनके हाथ तक। तो फिर उन्होंने जब वो डोरी को, की को ऐसे दूर से स्पर्श करके देखा, तो, ठीक है, उन्होंने पाया कि उनको वहां पर एक हल्का सा शॉक लग रहा है, जो एक झटका लग रहा है, ठीक है। तो फिर उनको बड़ी खुशी हुई वहां पर उस शॉक लगने के कारण, क्योंकि उनको उनका जो परीक्षण था, वो प्रयोग था, वो सफल होते हुए नजर आ रहा था। वो जो जानना चाह रहे थे कि इसके पीछे का कारण क्या है, तो वो उस प्रयोग से वो जान पाए थे, जो, है ना। तो फिर उन्होंने उसका कारण बताया, बिजली क्यों चमकती है, कैसे। तो उन्होंने ये कहा कि जो बिजली है जो क्यों बनती है, वैसे हमको पता ही होगा जो बिजली कड़कड़ाने का सामान्य कारण ही है उसका, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कि जब बारिश के समय में, ठीक है, पानी की जब वाष्प बनती है, जल वाष्प, तो उसके कारण बहुत सारे, है ना, इलेक्ट्रॉन आकाश में चले जाते हैं, और बादलों में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है ना। और जब पृथ्वी तल पे धनावेश उनको कहीं पर मिलता है, समीप में किसी ऊंची बिल्डिंग पर, इस पे, तो वो जो ऋण आवेश है वो किसकी ओर आकर्षित हो जाता है? धन आवेश की ओर। तो इस तरह से जो ऋण आवेश और धनावेश आकर्षित हो जाता है, मतलब बादलों के अंदर का ऋण आवेश पृथ्वी तल पे जो धनावेश होता है, उस धनावेश की ओर आकर्षित हो जाता है। तो उस कारण से जब वो धनावेश और ऋण आवेश मिलता है, तो वो एक दूसरे में मिलकर निष्फल हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो वहां उनकी जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा जो वापस किस में बदल जाती है? चमक में और ध्वनि में बदल जाती है। तो फिर उन्होंने यहाँ पर, ठीक है, जो वो चाह रहे थे कि इसके पीछे का रीजन वो पता कर पाए, वो उनको उस प्रयोग से ज्ञात हो चुका था। तो फिर उन्होंने यहाँ पर क्या किया?
उनको एक बात और समझ में आई कि जो आवेश है, आवेश में एक दूसरे में अगर वो वापस मिल जाए, धन आवेश और ऋण आवेश अगर एक दूसरे में टकरा जाए तो वो आपस में मिलकर उदासीन हो जाते हैं, है ना। मतलब अभी धन आवेश और ऋण आवेश हम कह रहे हैं जो, तब ये नाम उन्होंने नहीं दिया था उसको। तो उन्होंने पाया कि बादलों में जो आवेश है, पृथ्वी तल का जो आवेश है, वो एक दूसरे में मिलकर निष्फल होने का गुण भी रखता है, मतलब न्यूट्रलाइज भी हो सकता है जैसे, ठीक है। तो उन्होंने अपने इस प्रयोग से, काइट वाले प्रयोग से एक निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला कि जैसे दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ रहे हैं तो उन पर आवेश आ जाता है, अलग विपरीत प्रकार का आवेश आ जाता है, और अगर हम उन वस्तुओं को आपस में वापस स्पर्श कर दे, है ना, या उन आवेशों को मिला दे, तो आवेश मिलकर वापस क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है ना, जीरो हो जाता है। तो फिर यहां से उन्होंने इस आवेश की इस घटना को देखते हुए कि आवेश विपरीत प्रकार का है और परस्पर मिलकर निष्फल, शून्य हो जा रहा है, तो फिर उन्होंने यहाँ पर उसको एक लॉजिकली जो एक नाम दिया, है ना उसको, और उन आवेश को उन्होंने क्या नाम दिए फिर, धनावेश और ऋणावेश। अब धनावेश और ऋणावेश नाम क्यों दिया, तो आप थोड़ा समझो, गणितीय रूप से सोचिए, मैथमेटिकली, कि जैसे अगर हम दो राशियों को जोड़ रहे हैं, है ना, दो राशियों को अगर हम जोड़ रहे हैं और उनका योग अगर कितना आ रहा है, शून्य आ रहा है ना। हमने कहा कि हम दो राशियों को जोड़ते हैं और उनका योग अगर शून्य आ रहा है तो फिर डेफिनेटली जो एक राशि कैसी होगी, धन होगी, और दूसरी राशि कैसी होगी, ऋण होगी। ये हमारा मैथमेटिकली हम अगर सोचे तो फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी उसी आधार पे सोचा कि अगर दोनों आवेश एक दूसरे में मिल जा रहे हैं और वापस जीरो हो जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो विपरीत प्रकार के हैं। तो उन्होंने इस आधार पे, है ना, इस सोच के आधार पे एक आवेश को धन बोल दिया, दूसरे आवेश को ऋण बोल दिया। मतलब धन और ऋण बोलने का कारण सिर्फ लॉजिकल है जो, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आवेश पे धन और ऋण लिखा होगा। ओके, तो फिर यहाँ से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को नए नाम दिए, धनावेश और ऋण आवेश, है ना। जो पहले, है ना, विलियम गिलबर्ट ने जिन्हें काचाब और रेजिनी कहा था, तो जो आवेश कांच पर आया था विलियम गिलबर्ट ने उसे काचाब कहा था, है ना, और जो एबोनाइट पे आया था उसे रेजिनी। बाद में चलकर उसे, ठीक है, काचाब वाले आवेश को बोल दिया गया धनावेश और रेजिनी को बोल दिया गया ऋणावेश, जो कि उसके प्रचलित नाम है। और आज हम आवेश को धनावेश और ऋणावेश ही बोलकर चलते हैं जो, ठीक है। तो फिर इस पर और अध्ययन हुआ कि आवेश क्यों आता है ना, किस रीजन से आता है, ठीक है। तो उसको हम आगे देखते हैं, जो डिस्कस करते हैं, है ना। तो ये थी जो हमारी उसकी शॉर्ट थ्योरी। फिर इसी तरह जो वैज्ञानिकों ने, है ना, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसमें क्या किए, अलग अलग पदार्थ लेकर यही प्रयोग कर करके देखे, पदार्थों को आपस में रगड़ कर देखा और उन पर जो आवेश आते हैं, आवेश के आधार पर उनकी एक श्रेणी बनाई हुई है ना। तो उस श्रेणी को हम बोलते हैं स्थिर विद्युत श्रृंखला या इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज किस बात को बताती है हमको, तो इसमें जो पदार्थ है जैसे एस्बेस्टॉस, रैबिट फर, ग्लास, ठीक है, ये वो सारे पदार्थ है जिन पर प्रयोग करके देखा, जिनको रगड़ के देखा आपस में, और इन पर आने वाले आवेश के आधार पर इन्हें इस श्रृंखला में रखा गया। तो इस श्रृंखला को कैसे रखा गया, ठीक है, इसमें जो पदार्थ है ना, जिस पदार्थ की इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता के आधार पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता के आधार पर इस श्रेणी को रखा गया। तो इसमें सबसे अधिक क्षमता वाले, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता जिसमें ज्यादा है, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, उनको सबसे ऊपर रखा गया, और नीचे वाले ऐसे चलते हुए इलेक्ट्रॉन छोड़ने की जो क्षमता है वो क्या होती है ना, घटती है। ओके, क्षमता घटती है और ऊपर बढ़ती है, इस प्रकार। या आप ऐसे आसानी से याद रख लो जो कि इसमें जो पदार्थ ऊपर है, अगर आप उस पदार्थ को नीचे वाले पदार्थ से रगड़ोगे तो डेफिनेटली हमेशा ऊपर वाले पदार्थ पे कौन से आवेश आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। जैसे एस्बेस्टॉस को अगर हम कांच से रगड़ रहे हैं तो एस्बेस्टॉस की इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता ज्यादा है, वो जल्दी से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो वो इलेक्ट्रॉन ग्लास पे चले जाएंगे।
तो ज्यादा आवेश जो किस पर धनावेश किस पर आ जाएगा, एस्बेस्टॉस पे। तो इस श्रेणी को किस तरह से अरेंज किया गया है, इसमें आप कोई भी पदार्थ ले लो जो श्रेणी में ऊपर है, अगर आप उसे नीचे वाले पदार्थ से रगड़ते हो तो ऊपर वाले पदार्थ पे डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे आप ग्लास को रगड़ लो नायलॉन से, या ग्लास को वूल से, ऊन से रगड़ लो, तो ग्लास पे आने वाला चार्ज धन, वूल पर आने वाला चार्ज ऋण होगा, है ना। या आप ठीक है एस्बेस्टॉस को रगड़ लो जो नायलॉन से, तो नायलॉन पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। तो ये थी जो हमारी ठीक है आवेश की हिस्ट्री, जो कि आज जैसे हम सिंपल सी साधारण सी भाषा में आवेश की परिभाषा दे देते हैं कि आवेश एक गुण है जिसके कारण वस्तुओं में, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण ऊर्जा आ जाती है। आवेश को हम धन आवेश ऋण आवेश बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होता। तो ये सारी जो बातें हैं, ये जो सारे निष्कर्ष है जो कुछ एक झटके में या ऐसे एक दिन में नहीं निकल गए हमारे पास। ये आवेश की जो हिस्ट्री है जो वो इस तरह से चलते आई है 16वीं सेंचुरी से। हाँ, फिर इस बार थोड़ा सा यहाँ किसी ने, है ना, गैप होने के बाद कई साल बाद ही, है ना, रिसर्च स्टार्ट हुई। तो इस तरह से आवेश की उत्पत्ति में, आवेश या विद्युत की जो खोज हुई है उसमें इस तरह से जो हर वैज्ञानिक का अपना अपना क्या है उसमें योगदान रहा है। ओके, तो ये रहा जो उसकी एक शॉर्ट हिस्ट्री, है ना। तो यहाँ पर ये जो सिर्फ हमारे समझने के लिए थे बिंदु के आवेश की खोज कहाँ से प्रारंभ हुई, किस तरह से, ठीक है, आवेश को आज हम जानते हैं, है ना। तो अगर इसे आप नोट करना चाहते हो तो कर लीजिए, ठीक है, अन्यथा ठीक इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं एग्जाम में पूछे जाने वाला ऐसा कोई, है ना, इन पे बात नहीं है, सिर्फ हमारे समझने के लिए, हमारे दिमाग में इमेज बनने के लिए कि आवेश की जो पिक्चर है वो कहाँ से शुरू हुई है। ओके, चलिए, है ना। ओके, तो अब हम इसमें आवेश और आवेश के प्रकार समझते हैं, ना, कि आवेश किसी वस्तु पर क्यों उत्पन्न होता है और ये सारी बातें, है ना। तो हम इसके लिए जो एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि हमने एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि अगर हम किसी स्केल को, जो आप दैनिक जीवन में जो स्केल यूज करते हो स्कूल में, क्लास में, उस स्केल की हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप उस स्केल को अपने बालों पर रगड़ते हो और उसे फिर कागज के टुकड़े के पास ले आते हो तो उस पर क्या आ जाता है, हल्के ऊन को आकर्षित करने का गुण आ जाता है ना। तो हम यही एग्जाम्पल लेकर चलते हैं और ये गुण क्यों आता है, अब इसके पीछे का रीजन हम देखते हैं कि वो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने क्यों लगती है, और उससे संबंधित हमारी कुछ परिभाषाएं निकलेगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए जो हमने बोला है कि हम एक स्केल लेते हैं, है ना। स्केल मतलब एक कोई ना कोई पदार्थ होगा जो, ठीक है, कुछ अलग पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ इस पर हमें मालूम है कि प्रत्येक पदार्थ में, ठीक है, धनावेश और ऋणावेशों की संख्या समान होती है। मतलब उसके परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो धनावेश और ऋणावेश क्या होगा, है ना, मात्रा बराबर रहेगी, ठीक है। तो ये वाली स्थिति में हम कहेंगे जो कि इस पे कितना आवेश है, तो हम बोलेंगे जितना धनावेश उतना ही इस पर क्या है, ऋण आवेश है। ओके, तो यहाँ कुल आवेश कितना हुआ, इस पे 0 आवेश हुआ, ठीक है। जब मतलब हमने इसको रगड़ा नहीं है ना, हमने इसको, ठीक है, रब नहीं किया है, विदाउट रबिंग, ओके, या बिफोर रबिंग, ठीक है। इसको रब करने से पहले, रगड़ने से पहले, तो रगड़ने से पहले एक सामान्य स्केल में क्या अवस्था दिखाई देगी हमको कि इसमें, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, बराबर होंगे, ओके। या इस पे धनावेश बराबर होगा ऋण आवेश के, तो हम बोलेंगे कि कुल आवेश कितना है, 0 है, ठीक है। तो इस पे धनावेश की मात्रा, प्रोटॉनों की, न्यूट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब समान रहेगी। तो हम इसमें बोलेंगे कि इसमें क्या है, कोई ऊर्जा, है ना, इसमें ऊर्जा नहीं है, या इसमें हम बोलेंगे कि इसमें विद्युत नहीं है। ओके, अब यहाँ पर हम इसको रगड़ देते हैं जो, और रगड़ने के बाद हम देखते हैं, है ना, जैसे कागज के टुकड़े इसके पास ऐसे पड़े हैं पहले, तो ये उनको आकर्षित नहीं करेगी। ओके, अब अगर हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है, अपने बालों से या खाल से, तो उसके बाद हम ये पाएंगे कि इसमें, ठीक है, क्या हुआ होगा, हल्की वस्तुओं को ये आकर्षित कर लेंगे। मतलब पहले
केस में हल्की वस्तुएं उससे दूर थी जो, वो उनको आकर्षित नहीं कर पा रही थी। अब दूसरे केस में है ना, यहाँ पर क्या आ गई, ठीक इसमें क्या आ जाएगी, ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, या हम कहेंगे कि इसमें क्या आ गई, विद्युत उत्पन्न हो गई। ठीक है, अब क्यों हुई, रगड़ने के बाद ऐसा क्या आ गया, ऐसा क्या घटना हो गई कि वो इन वस्तुओं को आकर्षित करने लग गई जो, है ना। तो यहाँ पर अध्ययनों से जो पता चला है, ये जो हमने अभी हिस्ट्री देखी है उसके आधार पर, कि जब हम वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक वस्तु में से कुछ पदार्थ के कण निकलकर दूसरे पदार्थ पर चिपक जाते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए हमने कांच को, एबोनाइट को रगड़ा तो कांच में से कुछ कण निकलकर किस पे चले गए, एबोनाइट पे चिपक गए। तो जब वो पदार्थ जाता है ना, सामान्य बात है, जो हम हमारे हाथ इस पे चौक रगड़ते हैं हमारे हाथ पे, तो हम देखेंगे कि चौक में से कुछ कण निकल के हमारे हाथ पे चिपक जाएगी। तो इसी तरह से जो है ना, भले ही हमको पदार्थ दिखेगा या ना दिखे, लेकिन जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो थोड़ा सा पदार्थ भी एक दूसरे से क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। ओके, तो एक वस्तु से पदार्थ के छोटे छोटे कण निकलकर दूसरी वस्तु पे चिपक जाएगी, दूसरी वस्तु पे चले जाएगी, है ना। तो यहाँ ठीक है, उस पदार्थ के कणों के साथ क्या पाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है, पदार्थ के अंदर के इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमको मालूम है कि पदार्थ के कणों अंदर क्या क्या है ना, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। हमने इस पहले पढ़ाई है, जो पदार्थ की हमने संरचना देखी थी इसके पहले वाले वीडियो में, तो हमने पढ़ा था कि पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, है ना। तो इस तरह से जब पदार्थ जाएगा तो उसके साथ कुछ इलेक्ट्रॉन भी चले जाएंगे। तो इस अवस्था में कि जब हम उसको रगड़ देते हैं तो इसके जैसे स्केल को रगड़ दिया तो स्केल के कण कुछ निकल के बालों पे चले गए, तो उसके साथ इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ क्या हो गई बेटो, इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। ओके, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। ठीक है, अब यहां से मतलब ओके, इलेक्ट्रॉनों की जैसी कमी हो गई तो इसकी अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब इस बात को हम थोड़ा सा यहाँ रोक देते हैं, जो फिर हम कुछ है ना, थोड़ी सी विद्युत ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम क्या कर ले, थोड़ी सी खोज कर ले, स्थितिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, तो हमने 11th में पढ़ा है तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में, है ना, उसकी कॉन्सेप्ट से हम इसका कारण समझते हैं। ओके, तो जैसे स्थितिज ऊर्जा हम किसको बोलते हैं कि अगर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाए, ठीक है, किसी वस्तु में उसकी अवस्था बदल जाए या उसकी ठीक है स्थिति बदल जाए, तो उसमें एक ऊर्जा आ जाती है जिसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ओके, तो जैसे उदाहरण के लिए मान लो हमने किसी पत्थर को कहाँ से उठाया, है ना, जमीन से उठाकर, पृथ्वी तल से उठाकर हमने उसे कहाँ लेके गए, ठीक है, किसी ऊंचाई पर लेके गए। तो ऊंचाई पर ले जाने पर उसमें एक प्रकार की ऊर्जा आ जाएगी जिसे हम गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम किसी स्प्रिंग को, है ना, स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग में एक प्रकार की ऊर्जा आ जाएगी। अगर इस ठीक है, स्प्रिंग को अगर हम खींच रहे हैं, दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो स्प्रिंग में भी एक प्रकार की क्या आ जाएगी, ऊर्जा उसमें आ जाएगी, है ना। तो जैसे पहले हम बात करें जो पृथ्वी तल में, है ना, अगर वस्तु पृथ्वी तल पर रखी है तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि उसकी ऊर्जा कैसी है, उसमें स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर हम मान लेते हैं अभी कितनी है, 0, है ना। हालांकि स्थितिज ऊर्जा जो पृथ्वी तल पे 0 नहीं होती, लेकिन हम मान के चले, तो यहाँ उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 0 या कम बोल सकते हैं, न्यूनतम है। ओके, और यहाँ उसकी स्थितिज ऊर्जा कैसी है, यहाँ इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। तो स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम और स्थितिज ऊर्जा यहाँ अधिकतम। तो जिस अवस्था में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है ना, किसी भी वस्तु की जहाँ स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, उससे हम उसकी कौन सी अवस्था कहते हैं, मूल अवस्था कहते हैं। ओके, मूल अवस्था। ओके, और जहाँ उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है वहां उसे हम उसकी कौन सी अवस्था कहते हैं, उत्तेजित अवस्था, है ना। ये नाम से ध्यान रखिए कि जहाँ स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी उसे मूल अवस्था कहा जाएगा, जहाँ स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी उसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं, है ना।
तो इस प्रकार से कि अगर हम एक पत्थर को पृथ्वी तल पे रखा है तो अपनी मूल अवस्था में होगा, किसी ऊंचाई पे लेके गए तो कहाँ आ जाएगा, वो ऊर्जा बढ़ जाएगी, उत्तेजित अवस्था में आ जाएगी। फिर इसी तरह स्प्रिंग अगर यहाँ बिना खिंचा हुआ है ना, इसमें यहाँ पर वो खिंचाव नहीं है सामान्य स्थिति में, तो सामान्य अवस्था में है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि ये कौन सी अवस्था में, अपनी मूल अवस्था में, इसमें कोई ऊर्जा नहीं है। ओके, और यहाँ हमने उसको खींच दिया है, ठीक है, खींची हुई अवस्था में है, तो खींची हुई अवस्था में है तो यहाँ पर उसमें क्या आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी, जिसे हम उसकी क्या कहेंगे, उत्तेजित अवस्था। ओके, तो ये तो हुई जो अवस्था वाली बात, मूल अवस्था, उत्तेजित अवस्था। अब यहाँ पर ये नियम जो हमेशा ध्यान रखें, मतलब हमारी प्रकृति का नियम है कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमेशा उनकी कोशिश क्या रहती है कि वो अधिकतम ऊर्जा वाले स्थान से, अवस्था से मूल अवस्था की ओर, मतलब न्यूनतम ऊर्जा वाली अवस्था को ग्रहण करना चाहती है। कोई भी वस्तु हो, चाहे छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे, तो वो हमेशा उत्तेजित अवस्था से, मतलब जहाँ उसकी स्थिति ऊर्जा अधिक हो, उस स्थिति से मूल अवस्था जहाँ उसकी स्थिति ऊर्जा कम आ जाए, न्यूनतम आ जाए, उस अवस्था पे आने की कोशिश करती है। जैसे उदाहरण के लिए हम एक पत्थर को उठाते हैं पृथ्वी तल से, तो उसके ऊपर ऊर्जा बढ़ गई है ना। अब इसको अगर हम छोड़ देते हैं तो ये कहाँ आएगा, नीचे मतलब जहाँ उसकी स्थिति ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई। ओके, अगर हम एक स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग को जैसे ही हम छोड़ेंगे वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, ये स्प्रिंग को दबाते हैं तो वो वापस छोड़ने के बाद प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। क्यों ऐसा, तो वो भी इसी नियम का ही पालन कर रहा है, क्योंकि वो अपनी उत्तेजित अवस्था से कौन सी अवस्था को ग्रहण करना चाह रहा है, मूल अवस्था, जहाँ उसकी ऊर्जा कम से कम हो जाए, है ना। तो जैसे स्प्रिंग को खींचेंगे तो उसकी ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी, जैसे ही छोड़ेंगे तो अपनी ऊर्जा को वापस ग्रहण करना चाहेगा, अपनी मूल अवस्था में वापस आना चाहेगा, है ना। तो सेम यही नियम के आधार पर हम आवेश और आकर्षण बल की उसको समझा सकते हैं, है ना। क्या ध्यान में लाए, सिर्फ 11 में हमने पढ़ा स्थिति ऊर्जा के बारे में कि किसी भी वस्तु की स्थिति ऊर्जा बढ़ जाती है तो उसे न्यूनतम करने की कोशिश करती है, और कैसे करती है न्यूनतम, है ना, जिस रीजन से, जिस कारण से वो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करके। जैसे स्प्रिंग को खींच रहे थे तो स्प्रिंग की लंबाई में बढ़ है ना, वृद्धि हो गई है, तो अगर उसको अपनी ऊर्जा कम करना है तो लंबाई में वापस क्या कर लेगा, कम ही कर लेगा। अगर हमने किसी वस्तु के ऊपर हाइट बढ़ा दी है, उसकी ऊर्जा बढ़ गई है, अगर उसे अपनी ऊर्जा कम करनी है तो वापस क्या कर लेगा, अपनी हाइट पे कम करने की कोशिश करेगा, है ना। तो इस तरह से जो ये तो थी स्थिति ऊर्जा वाली बात जो हमने 11 में पढ़ी है ना। इसी के आधार पर हम यहाँ पर व्याख्या देंगे उसके आकर्षण करने के गुण की या विद्युत ऊर्जा की। ओके, तो जैसे हमने स्केल वाली बात कही थी कि हम स्केल को रब नहीं करते, तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव आवेश समान रहेगा, है ना। अब हम उसको रब करते हैं, तो रब करने के बाद हम देखते हैं कि उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो वो गुण क्यों आया, वो हल्की वस्तु को क्यों आकर्षित कर रही है, ठीक है, इसमें, ठीक है, इसको हम समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखें जो कि जैसे ही हमने इसको रब किया, ओके, हमने दोनों स्केल को रब किया तो उसमें से कुछ कण, उसके स्केल के कुछ कण दूसरे पदार्थ पे चिपक गए होंगे, तो जिनके साथ क्या चला गया होगा, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर चले गए होंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन अन्य पदार्थ पे चले गए होंगे, तो इस तरह से हम ऐसे बोलते हैं, यदि आवेश निकलकर दूसरे पदार्थ पर चला गया होगा, है ना। तो यहाँ हमने क्या देखा कि इस पर पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान थी, तो कोई आवेश नहीं था, कोई ऊर्जा नहीं थी। अब हमने इसको रगड़ दिया, रब कर दिया, तो प्रोटॉनों की संख्या अधिक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई। प्रोटॉनों की संख्या अधिक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो हम क्या कहेंगे, इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, इसकी किसमें परिवर्तन हो गया, अवस्था में परिवर्तन। और अवस्था में परिवर्तन आ गया, हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, उसमें क्या आ जाती है, एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा कम करने के लिए, है ना, स्थिति, अब स्केल की भी कोशिश कर रहेगी, मतलब इसमें क्या आ गई, स्थितिज ऊर्जा आ गई, है ना। अब ये ऊर्जा के कारण वो क्या करती है ना, हमको ये बात तो समझ में आ गई, अवस्था में परिवर्तन हुआ, क्या आ गया, उसमें स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब ये ऊर्जा क्या करेगी, है ना। तो हमको नियम पता है जो स्थिति ऊर्जा का नियम, कि वो जिस रीजन से उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करती है। मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं,
दूर चले गए हैं, है ना, तो उसमें स्थिति ऊर्जा आ गई है। अब अगर इससे अपनी स्थिति ऊर्जा कम करना है तो वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकले हैं उन इलेक्ट्रॉनों को वापस खींचने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉनों को वापस लाने की कोशिश करेगा, है ना। इसलिए जो वो जिन वस्तुओं से उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए उनको वो क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है ना। तो इस तरह से यहाँ समझे कि इसमें रब करने पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, अवस्था में परिवर्तन हो गया, क्या हो गई, स्थिति ऊर्जा में वृद्धि हो गई, स्थिति ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई। अब इसकी कोशिश रहेगी स्थिति ऊर्जा कम करना चाहेगी, तो कैसे कम करना चाहेगी, वापस इलेक्ट्रॉन लेकर। तो वापस इलेक्ट्रॉन अगर ये लेना चाह रही है तो जो कागज के कण हैं जो, है ना, जैसे कागज के कणों में हम उसको बड़े बनाते हैं यहाँ पे, तो कागज के कण में भी हमको पता है यहाँ पर ऋण आवेश, है ना, और धन आवेश होता है। तो ये इसके इस पे, है ना, ऊर्जा बढ़ गई है, तो ऊर्जा बढ़ जाने के कारण ये वापस क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना चाहेगा, लाना चाहेगा। तो इस तरह से जो ये उसकी जो स्थिति ऊर्जा है ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो वो जो ऊर्जा आती है स्थिति ऊर्जा, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत। ओके, मतलब वो ऊर्जा क्या करेगी, हमें समझ में आ गया, वो ऊर्जा क्या करेगी, ऐसी वस्तुओं को, इलेक्ट्रॉनों को खींचना चाहेगी अपनी ओर। अब इलेक्ट्रॉन तो कोई फ्री अवस्था में है नहीं, मुक्त अवस्था में नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, कागज के टुकड़ों के अंदर। तो ये कागज के टुकड़ों के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगी, लेकिन कागज के टुकड़े हल्के हैं, तो हल्के होने के कारण वो पूरे के पूरे आकर्षित हो जाते हैं किसकी ओर, स्केल की ओर, है ना। तो ये घटना होती है, मतलब जो भी हम उदाहरण अभी तक हमने कहे हैं कि हम ऐसा क्यों होता है, कंघे को रगड़ते हैं, स्केल को रगड़ते हैं, है ना, तो सभी में यही घटना होती है। जो जैसे ही हम उसको रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी उस एक पदार्थ पर और दूसरे पर अधिकता। तो जिस पर कमी हो जाएगी वो अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेना चाहेगा, उसमें स्थिति ऊर्जा आ जाएगी, तो वो ऊर्जा हल्की वस्तु इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगी, इलेक्ट्रॉनों को। अब इलेक्ट्रॉन तो पदार्थ में है, छोटे छोटे कणों में है, तो कणों के साथ इलेक्ट्रॉनों को खींच लेती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि उसमें एक ऊर्जा आ जाती है जिसके कारण वो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करती है। वास्तव में वो ऊर्जा हमारी कौन सी ही ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा ही है ना, जिसे हम क्या बोल के चलते हैं, जो विद्युत। ओके, तो किसी पदार्थ में निहित वह ऊर्जा जिसके कारण वह वस्तुओं को, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करती है, उस ऊर्जा को हम बोलते हैं विद्युत बोलते हैं। या अब इसे आप दूसरी तरीके से समझ सकते हो, है ना, इसी घटना को हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है ना। और कैसे समझ सकते हैं, दूसरे तरीके, जैसे इसमें से किसकी कमी हो गई, इस स्केल में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहाँ ज्यादा आवेश कौन सा बच गया, धन आवेश, है ना, ऋण आवेश की कमी हो गई, तो हमको इस पर अधिक आवेश कौन सा दिख रहा है, धन आवेश। तो हम क्या कहेंगे कि इस पर क्या आ गया है, इस पर धन आवेश आ गया। अब इसका धन आवेश इसके ऋण आवेशों को अपनी ओर खींचेगा। हमें मालूम है धन आवेश और ऋण आवेशों के बीच में क्या लगता है, आकर्षण बल, है ना, ठीक है, ये हम छोटी कक्षाओं में भी पढ़ते आए हैं। तो धन आवेश किसी वस्तु पर है तो ऋण आवेशों को आकर्षित करती है, या प्रोटॉन किसको अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को। तो इस स्केल पे धन आवेश आ गया तो वो अपने आसपास की जितनी भी ऋण आवेश वाली वस्तुएं हैं उनको आकर्षित करेगी। तो जैसे यहाँ कागज के कण है, अब कागज के कणों में भी तो यहाँ पर धन आवेश ऋण आवेश कहीं पर भी उपस्थित होता है, तो इसके धन आवेश इसके इलेक्ट्रॉनों पे बल लगाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इस ओर आ जाएंगे जिधर इसका धन आवेश है, और इसमें धन आवेश दूसरी ओर आ जाएगी, है ना। मतलब इसमें कागज के कणों में ये घटना होगी, कागज के कणों में पहले मान लो धन आवेश और ऋण आवेश कहीं पर भी बिखरा हुआ था। अब क्या होगा, जैसे हम इसको कागज के इसके पास लाएंगे, इस धन आवेश स्केल के, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक और सेपरेट हो जाएंगे और प्रोटॉन धन आवेश एक तरफ सेपरेट हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं, है ना, आवेशों का सेपरेशन, और इस घटना को हम बोलते हैं स्थिर विद्युत प्रेरण, है ना। इस घटना को हम क्या कहते हैं, जो स्थिर विद्युत प्रेरण। मतलब हमने धनावेशित वस्तु के पास कागज के टुकड़े को लाया तो उसमें ऋणावेश एक तरफ, धनावेश एक तरफ, तो इस घटना को, इस पे आवेश आ गया, इसे हम स्थिर विद्युत प्रेरण कहेंगे, इसे हम आगे समझेंगे ना। तो यहाँ पर ओके, दो तरीके से हमने समझा कि ऊर्जा क्यों आती है, तो अवस्था परिवर्तन हो जाती है इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण,
तो इसलिए उसमें ऊर्जा आ जाती है ना। और दूसरा, उस ऊर्जा के कारण वो अपनी ऊर्जा कम करना चाहेगा, उसकी कोशिश रहेगी, तो हल्की वस्तुओं को इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है वास्तव में। लेकिन इलेक्ट्रॉन कागज के अंदर है, छोटे कणों में है के रूप में है, तो कागज के साथ इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर लेता है, तो इसलिए वो कागज के टुकड़े या कोई भी हल्के कण उसकी ओर चले जाते हैं, है ना। तो ये था जो कारण जो हमने एग्जाम्पल देखे हैं, यहाँ हम जो देखते हैं डेली लाइफ में। ओके, अब यहाँ पर है ना हम क्या कह दे रहे हैं जो कि इसमें वो ऊर्जा क्यों आई, इसमें वो ऊर्जा क्यों आई, तो अध्ययनों के बाद ये पता चला जो कि उसमें जब पदार्थ जब रगड़ा जाता है तो पदार्थ रगड़ने के बाद, ठीक है, उसमें से एक पदार्थ के कुछ कण दूसरे पे चले जाते हैं, तो उसमें से उसके साथ इलेक्ट्रॉन भी चले जाते हैं, तो उसके कारण वहां पर है ना एक गुण आ जाता है। तो वो जो उस पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन गए हैं, है ना, और उसके कारण जो गुण आया है, ठीक है, उस गुण को ही हमने बोल दिया आवेश। ओके, मतलब आवेश एक आंतरिक क्या है, विशेषता है। मतलब हम आवेश क्या है इस पे ज्यादा रिसर्च नहीं कर सकते, बस हम इतना बोल सकते हैं कि ये है एक गुण होता है पदार्थ में जिसके कारण वस्तु में ऊर्जा आ जाती है। हमने बोला कि एक पदार्थ है, पदार्थ के अंदर क्या है, ठीक है, द्रव्यमान है, दो चीजें, ये हमारा पदार्थ है, जो पदार्थ के अंदर क्या है, द्रव्यमान है, दो चीज, और एक द्रव्यमान है, तो उसके अंदर क्या है, आवेश। तो जिस तरह से हम बोले कि इसका द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान किसको कह रहे हैं, तो हम बोलेंगे यार जो इसके अंदर पदार्थ है उसी को तो द्रव्यमान बोल रहे हैं हम, पदार्थ की मात्रा को। हम द्रव्यमान के बारे में इससे ज्यादा नहीं बता सकते, है ना, ठीक है। अब क्या इससे ज्यादा क्या खोज करेंगे जो हम कि द्रव्यमान कहाँ से आया, कैसे आया, बस प्रकृति में है पहले से। तो इसी तरह आवेश भी प्रकृति में पदार्थ के अंदर पहले से उपस्थित एक गुण है, बस हम इतना कह सकते हैं, एक आंतरिक गुण है। इससे ज्यादा हम आवेश के बारे में और अध्ययन नहीं कर सकते कि आवेश किससे मिलके बना है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से आई है, या ऐसी कोई बातें हम नहीं बोल सकते जो, ठीक है। बस हम इतना कहेंगे कि इस पदार्थ है, पदार्थ के अंदर द्रव्यमान है, उसी तरह द्रव्यमान के साथ साथ उसके अंदर क्या भी है, एक गुण भी है। उस गुण के कारण वो आकर्षित और है ना आकर्षित करने के गुण को ग्रहण कर लेती है, तो उस गुण का नाम हम कह देते हैं आवेश, ठीक है। तो हमने वही लिखा है, आवेश क्या है, किसी पदार्थ का निहित आंतरिक गुण है जिसके कारण वो पदार्थ हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है ना, उस पदार्थ में, ठीक है। और आवेश की व्युत्पत्ति का कारण क्या है, किसी वस्तु पर आवेश कब आएगा, क्यों आएगा, तो जैसे हमने ये दो उदाहरण देखे है ना। पहले हमने क्या कहा कि हमने इसको रब नहीं किया, तो हमने देखा कि इसके पास कागज के छोटे छोटे कण हैं, है ना, कागज के कण है इसके पास, लेकिन यहाँ आकर्षण बल नहीं है, बल कितना है यहाँ, 0। ओके, अब यहाँ हमने इसको रब कर दिया, है ना, रब करने के बाद, ठीक है, हमने देखा यहाँ पर कि इस पे क्या आ गया, बल उत्पन्न हो गया, बल लगाने का गुण आ गया। ओके, वो अपनी ओर आकर्षित कर रही, तो क्यों कर रही है, क्या हुआ ऐसा, तो अभी हमने कहा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु पे चले गए, और जब इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन निकल गए तभी इसमें वो गुण उत्पन्न हुआ। काय का गुण उत्पन्न हुआ, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का, या उसमें वो क्या उत्पन्न हुई, ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो हम क्या कहेंगे, आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, है ना। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पे चले गए तो उन वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसके अंदर वो जो गुण है वो क्रियात्मक स्थिति में आ जाता है ना, मतलब वो गुण कार्य करने लगता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण ऊर्जा उसमें उत्पन्न करने लगता है। तो क्या समझ में आया हमको, यहाँ पर आवेश क्यों उत्पन्न होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर होने के कारण, ठीक है, आवेश उत्पन्न होता है या वो क्रियात्मक अवस्था में आ जाता है, तो ठीक है, तो ये हमने वही लिखा है। अब आवेश के दो प्रकार यहाँ पर, जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, है ना, हमने पहले समझ लिया थ्योरी में कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के दो प्रकार, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इसमें से क्या निकल गए, इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसमें क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। यहाँ पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है। अब हम पूछेंगे इस पे आवेश है, तो आप बोलेंगे कौन सा आवेश ज्यादा दिख रहा है, तो इस पे बोलेंगे धन आवेश ज्यादा।
तो इलेक्ट्रॉनों की कमी से जो आवेश आ रहा है उसे हम बोलेंगे धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से जो आवेश आ रहा है उसे हम कहेंगे ऋणात्मक आवेश। ओके, तो ये रहा जो आवेश क्या होता है। आवेश एक गुण है जो वस्तुओं में एक वस्तु में, एक पदार्थ में दूसरी वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न कर देता है या ऊर्जा उत्पन्न कर देता है ना। तो आवेश एक गुण है और विद्युत क्या है, ऊर्जा है। ओके, और इसके प्रकार समझ गए हम, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। अब यहाँ पर जो ये जो विद्युत ऊर्जा है या जो विद्युत है, अगर किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न हुआ, जैसे मान लो हमने कहा जो कि इस वस्तु पे धनावेश उत्पन्न हुआ, है ना। अब ये धनावेश उत्पन्न होकर यहीं पर रह सकता है, स्थिर अवस्था में ही रह सकता है। ये आवेश कैसा रह सकता है यहाँ पे, स्थिर अवस्था में। ओके, और दूसरा तरीका भी क्या है कि यहाँ पर अब ये आवेश उत्पन्न हुआ, अब ये आवेश उसके बिंदु ए से चलकर कहां पर भी पहुंच सकता है, बिंदु बी पर भी आ सकता है। तो इसमें आवेश क्या कर रहा है ना, इसमें आवेश गति कर रहा है, ये वाले पदार्थ में गतिमान है, और ये वाले पदार्थ में आवेश कैसा है, स्थिर है। तो यहाँ जो ऊर्जा आएगी अगर किसी वस्तु में, ठीक है, ठीक, अगर उत्पन्न हुआ आवेश स्थिर अवस्था में रहता है, तो स्थिर अवस्था में रहता है, तो जो ऊर्जा आएगी इसमें, उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, स्थिर विद्युत, मतलब विद्युत। और अगर दूसरा है आवेश अगर गतिमान है, तो यहाँ जो आवेश या जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे हम क्या कहेंगे, धारा विद्युत। मतलब विद्युत भी दो तरह से हो सकती है, ऊर्जा दो प्रकार की आ सकती है वस्तु में, ठीक है। मतलब आवेश स्थिर रहेगा तो भी ऊर्जा आएगी, आवेश गति कर रहा है तो भी ऊर्जा आएगी, है ना। तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि विद्युत को हम दो श्रेणियों में रखते हैं, स्थिर विद्युत, धारा विद्युत। तो विद्युत क्या है, हल्की वस्तु को आकर्षित करने की ऊर्जा, है ना। और स्थिर विद्युत कब कहेंगे कि किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश स्थिर अवस्था में रहता है तो वो स्थिर विद्युत कहलाती है। वहां पे विद्युत, अगर किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश गतिमान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, धारा विद्युत। ओके, तो ये थी जो हमारी आवेश की है ना, आवेश की परिभाषा, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, उसके उत्पन्न होने के कारण और उसके प्रकार, है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसे। ओके, तो अब हम देखते हैं बच्चों वस्तु को आवेशित करना और आवेशित करने की विधि, है ना। आवेशन की विधि हम पढ़ रहे हैं। तो किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की जो क्रिया है उसे हम आवेशन कहते हैं, है ना। और आवेशन में जो हम दो विधियों से कर सकते हैं, चालन विधि और प्रेरण विधि से, है ना। अब चालन विधि जो हम समझते हैं, तो चालन विधि में हम क्या करते हैं कि हमें जैसे किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करना है, उसे हमने यहाँ पर एक, है ना, गोलाकार वस्तु के रूप में लिया है, जो कहाँ पर रखी हुई दर्शा रहे हैं हम, कुचालक स्टैंड पर। ओके, और ठीक है, एक आवेशित वस्तु जिस पर के हम धन आवेश दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से इस विधि में, चालन विधि में, हम सिंपल सा जो आवेशित वस्तु है उसको किसके संपर्क में रख देते हैं, अनावेशित वस्तु के, मतलब डायरेक्ट हम टच में रख देते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में रख देते हैं। तो डायरेक्ट टच में रख देने पर जो अनावेशित वस्तु है उस पर भी समान प्रकार का आवेश आ जाता है। तो ये वाली जो क्रिया है आवेशित करने की, इसे हम क्या कहते हैं, चालन विधि, है ना। अब ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, चालन में ऐसा क्या हुआ कि इस पर धनावेश आ गया, और इससे संबंधित कुछ ऐसे जो घटना हम समझे, है ना। जैसे हमने कहा जो कि हमारे पास कोई चालक है ना। अब जिसे हम अनावेशित वस्तु कह रहे हैं, ठीक है, ये जैसे हमने कहा ये हमारी अनावेशित वस्तु, तो इसे हम अनावेशित वस्तु क्यों कह रहे हैं, है ना, कि इस पे कोई आवेश नहीं है, परिणामी आवेश इस पे 0 है। तो परिणामी आवेश 0 होने का मतलब ये नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही नहीं है ना, इसमें है, लेकिन जितने प्रोटॉन है इस पर उतने ही इस पर क्या भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। मतलब जितना इसमें धनावेश है जो, उतना कौन ही है, ऋण आवेश भी है। तो इस पे धनावेश और ऋण आवेश की मात्रा समान है, इसलिए परिणामी आवेश कितना है, इस पे 0 है। ओके, तो आवेश, अनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, लेकिन उस पे धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान होगी, इसलिए वो अनावेशित कहलाएगी। ओके, अब अगर हम यहाँ पर इसके कांटेक्ट में
किसको ले आते हैं, धनावेशित वस्तु को, है ना। हमने कहा कि हम धनावेशित वस्तु के इसके संपर्क में ला रहे हैं, धनावेशित वाले का उदाहरण हम ले रहे हैं। तो इस पर भी जो हमारी ये वाला वस्तु है, ये जो चालक है, जो इस चालक पर भी क्या आ जाएगा, है ना। इस चालक को जैसे हम इसको दूरी पर रख रहे हैं, ठीक है, तो दूरी पर रखने पर ये इस तरह से। अब अगर हम इन दोनों को कांटेक्ट में रख दें तो इस पर और इस पर दोनों पर समान आवेश आ जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण हुआ, तो वास्तव में देखना चाहिए। ये हमारी जो धनावेशित वस्तु है ना, ये हमारा जो धनावेशित वस्तु है, इस पे धनावेश क्यों आया है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। ये जो हमारा आवेशित वस्तु है, इस पे पहले से किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ओके, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण होगा, है ना। इसके पास विद्युत ऊर्जा होगी या इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर पाएगा। तो जैसे ही हम उसको किसके संपर्क में लाते हैं, जैसे ही हम किसके संपर्क में लाते हैं उसको, ठीक है, इस अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, तो ये धन आवेशित छड़ क्या करेगी, यह धन आवेशित वस्तु क्या करेगी, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसके पास क्या है, विद्युत ऊर्जा है। तो ये विद्युत ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर सकती, तो ये इसके धनावेश इसके अंदर के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगी। तो जैसे मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर इसमें आ गया, तो ये इसके एक धनावेश को निष्फल कर देगा, है ना। फिर एक और इलेक्ट्रॉन को इसने आकर्षित कर लिया, फिर इस पर भी ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आके इसके धनावेश को निष्फल करेगा, है ना। फिर अगला ऋणावेश आया, ये निष्फल कर देगा। फिर इसने और दूसरे इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लिया, खींच लिया, अपने अंदर ले आया, तो अपने अंदर ले आने के बाद ये इसके धनावेश को निष्फल कर देगा, है ना। अब ये क्रिया जो कब तक चलती रहेगी, है ना, कब तक चलती रहेगी, जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। ओके, अब विभव समान नहीं हो जाते, ये विभव क्या है ना, इसके बारे में हम सेकंड चैप्टर में अध्ययन करेंगे। लेकिन ये हमारे लिए जानना जरूरी था कि कब तक ये क्रिया होगी, ये इसके इलेक्ट्रॉनों को कब तक अपने अंदर खींचते रहेगा। तो हम कहेंगे अभी विभव समान नहीं हो जाते तब तक, जब तक उनके विभव समान हो गए तब उसके बाद ये क्रिया रुक जाएगी। तो ये विभव होगा, ये हम आगे वाले चैप्टर्स में अध्ययन करेंगे, है ना। अभी से इतना ध्यान में रखिए। तो अब हमने क्या देखा कि इस धनावेशित छड़ ने वास्तव में क्या किया, इस धनावेशित छड़ ने इसके अंदर के इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर खींच लिया। तो इसके धनावेश में कमी आ गई और इस पर धनावेश उत्पन्न हो गया, है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं जो कि अब ये हमको ये वाली वस्तु कैसे दिख रही है, ये हमको धनावेशित दिख रही है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये कैसी वस्तु हो गई, धनावेशित वस्तु हो जाएगी अब, है ना। इसमें आवेश आ जाएगा। और ये वाली जो छड़ है, इसमें आवेश की क्या होगी, है ना, इसका आवेश तो रहेगा लेकिन इसके आवेश में कमी आ जाएगी, पहले की तुलना में इसका धनावेश कम हो जाएगा। ओके, क्यों कम हुआ वो हमको समझ में आ गया, क्योंकि उधर से इलेक्ट्रॉन निकल कर आते गए इसके अंदर और इसके धनावेश को निष्फल करते गए, मतलब मात्रा बराबर करते गए। ओके, तो ये होता है जो चालन विधि में। चालन विधि में हम डायरेक्ट वस्तु को टच कर देते हैं, तो एक वस्तु के अनावेशित वस्तु के इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें आ जाएंगे। या अगर ये ऋण आवेशित है, अगर ये ऋण आवेशित होती, हमने धनावेशित की उदाहरण लेके समझाया, अगर ये ऋण आवेशित छड़ होती जो, है ना, तो ये क्या करते, इसको संपर्क में रखने पर ये ऋण आवेशित कब हुई है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, जो इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो फिर ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में चले जाएगी, जैसे मान लो इसमें पहले धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बराबर थी, है ना। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस पर आ जाएंगे, ये अनावेशित वस्तु, ये अनावेशित वस्तु, ओके, ये अनावेशित वस्तु ऋणावेशित छड़ के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगी, तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें निकल जाएंगे, तो इसके धनावेश को निष्फल कर देंगे। फिर अगला इलेक्ट्रॉन गया, इसके धनावेश को निष्फल कर देगा। ओके, फिर यहाँ पर और गया, इसके धनावेश को निष्फल कर देगा, है ना।
फिर ये क्रिया कब तक चलती रहेगी, जब तक कि दोनों के आवेश दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। तो हमने क्या देखा कि इसके इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पे चले गए। तो चालन विधि में है ना, चाहे कोई भी क्षण रहे, ठीक है, धनावेशित वस्तु रहे या ऋणावेशित, अगली अनावेशित वस्तु पे समान प्रकार का ही आवेश उत्पन्न हो जाता है ना। तो यही बस उसकी परिभाषा जैसे हम बना देंगे कि इस प्रक्रिया में अनावेशित वस्तु के संपर्क में आवेशित वस्तु को रख देते हैं, जिससे कारण आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु में समान प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब दूसरी बात होती है यहाँ पर कि अगर हम इस अनावेशित वस्तु को यहाँ से हटा भी लें, सॉरी, जैसे हमने यहाँ पर देखा आवेश क्या होगी, इसमें आवेश उत्पन्न हो गया। अब अगर हम इन दोनों को अलग भी कर देते हैं, इन दोनों को अलग कर देते हैं, तो इस पर आवेश अभी भी निहित रहेगा। मतलब अनावेशित वस्तु पर एक बार आवेश उत्पन्न हो गया चालन विधि से, तो उस पर स्थायी रूप से बना रहेगा, है ना, ठीक है। तो वही बातें हमने लिखी है कि अनावेशित वस्तु पर स्थायी रूप से आवेश उत्पन्न हो जाता है समान प्रकार का। और आवेशित वस्तु के, है ना, इसमें क्या देखा हमने, पहले इस पे बहुत आवेश धनावेश ज्यादा था, अब जैसे हमने उसको दूसरी वस्तु के संपर्क में रखा तो इसमें धनावेश उसमें चला गया, तो इसके धनावेश में क्या आ गई, कमी आ गई। तो आवेशित वस्तु की में यहाँ पर क्या आ जाती है, आवेशित वस्तु के आवेश में कमी हो जाती है। ये हमारी विशेषता है किसकी, ये बिंदु है किससे संबंधित, चालन विधि से। ओके, तो ये थी जो आवेशों को, है ना, चालन विधि द्वारा वस्तु को आवेशित करना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेरण विधि। तो प्रेरण विधि में हम वस्तुओं को डायरेक्ट संपर्क में नहीं रखते। तो जैसे ये हमारी आवेशित वस्तु है, इसे हम अनावेशित वस्तु के सिर्फ करीब में लाएंगे, पास में लाएंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमारी अनावेशित वस्तु है, तो अनावेशित वस्तु को हम अनावेशित क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें धनावेश और ऋणावेशों की मात्रा बराबर है, तो कुल आवेश इस पे 0। अब जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, अनावेशित वस्तु के पास में ले आएंगे। जैसे मान लो हमने धनावेशित वस्तु को लेकर आए, ओके, ये इधर बड़े में देख ले, ये हमारी इस पे ऋणावेश धनावेशों की मात्रा कैसी है ना, इस पे ये हमारी अनावेशित वस्तु है, ठीक है, क्या है, अनावेशित वस्तु, ठीक है। तो इस अनावेशित वस्तु के पास में हम किसको लेकर आ रहे हैं, आवेशित वस्तु को। तो यहाँ क्या होगा, हमें मालूम है कि इसके पास ऊर्जा है ना, इसके पास ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा, तो ये विद्युत ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा। तो जैसे ही हम इसके पास में ले आएंगे तो ये अनावेशित वस्तु के जो इलेक्ट्रॉन है ना, अनावेशित वस्तु के इलेक्ट्रॉन जो पहले पूरे चालक में फैले हुए थे, मतलब ये विधि जो ज्यादा कारगर किसमें है, प्रेरण विधि ज्यादा कारगर है चालकों में, है ना। कुछ चालकों में इसका प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है। तो चालन विधि से हम चालकों को अच्छी तरह से आवेशित कर सकते हैं। तो जैसे ये हमारा क्या है, धन आवेश को हमने इसके पास ले आए, तो ये इसके ऋण आवेशों को जो पूरे वस्तु में फैले हुए थे उनको आकर्षित करेगी। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इस ओर चलेंगे, किसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे, इस आवेशित छड़ की ओर। और जो धनावेश है उससे प्रतिकर्षित होकर किधर चलेगा, विपरीत दिशा में। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस क्रिया में इसमें आवेशों का पृथक्करण हो जाता है, तो इसको हम प्रेरण बोलते हैं, जो विद्युत प्रेरण है ना, या प्रेरण द्वारा आवेशन। अब अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, इस चालक वस्तु अनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ते हैं, पृथ्वीकृत करते हैं। ओके, पृथ्वीकृत करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये जो धन आवेश था, ये धन आवेश, इसमें पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलता है। हमने क्या कर दिया यहाँ पर, पहले तो आवेशों का क्या हुआ, पृथक्करण हुआ। अब पृथक्करण के बाद हम उसको किससे जोड़ दें, पृथ्वीकृत कर दें। तो पृथ्वीकृत कर देने पर यहाँ पर भी दर्शा दें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित हो गए, प्रोटॉन और धनावेश इधर आ गया। अब हम इसे क्या कर देते हैं, पृथ्वीकृत कर देते हैं। तो पृथ्वीकृत कर देने पर हम क्या पाएंगे यहाँ पर कि पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। पृथ्वी में जो हमारा एक बहुत बड़ा चालक है जिसमें असंख्य मात्रा में हमको इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ आ जाएंगे, इस चालक, वो इसका धनावेश पृथ्वी में से इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, और पृथ्वी में से इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, इसके धनावेश को निष्फल करते जाएंगे।
अब हम इसका ये पृथ्वीकरण हटा भी दे, ओके, तो यहाँ पर इसको भी हटा दे, अब इसको भी हटा दे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इस वस्तु पर कौन सा आवेश रह गया, जो ऋण आवेश है ना। ये कब घटना हुई, ऋण आवेश कब बचा, जब उसको हमने पृथ्वीकृत कर दिया था उसके बाद, जो है ना ऐसे। तो इसके बाद क्या विशेषता देखी हमने कि इस पे धन आवेश है, इस पे ऋण आवेश, मतलब वस्तु जो है अनावेशित वस्तु पे विपरीत प्रकार का आवेश आ जाता है, और अगर वो क्या है पृथ्वीकृत है तो विपरीत प्रकार का आवेश आ जाएगा, और अगर पृथ्वीकृत नहीं है तो सिर्फ आवेश का पृथक्करण हो जाएगा, है ना, ये तरह से, ओके। और अगर मान लो जो कि हमने इसका पृथक्करण नहीं किया है, और जैसे इसका हमने पृथ्वीकरण नहीं किया है, ओके, ये इस तरह से ये आवेश सेपरेशन हुआ। अब अगर हम ये वहां से आवेशों को, इस वस्तु को दूर कर लें, जो धनावेशित वस्तु थी पहले इसके पास में थी, अब हम इसे दूर कर लें, तो दूर करने पे क्या होगा, इसमें वापस वैसी आवेश अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी, ये इस तरह से, ओके। मतलब वो फिर से इलेक्ट्रॉनों और धनावेशों का ऋणावेशों का वैसे की वैसे वितरण वापस हो जाएगा, है ना, पृथक्करण हो गया था, फिर वो वापस अपनी स्थितियों में चले जाएंगे। तो इस पर आवेश कब तक रहेगा, जब तक कि ये इसके समीप है। अब जैसे ही दूर हटा लिया तो इसका आवेश वापस निष्फल हो जाएगा, निष्फल से मतलब वापस जो पृथक्करण समाप्त हो जाएगा। तो ये वही घटनाएं लिखी है, आवेशित वस्तु के आवेश में कोई कमी नहीं होती, है ना, इसका आवेश उसमें गया ही नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं होगी। और इस पर अगर हमने पृथ्वीकृत किया है तो इस पर कौन से प्रकार का आवेश आ जाएगा, विपरीत प्रकार का आवेश आ जाएगा इस पर, ठीक है। और अगर ठीक है ये पृथ्वीकृत नहीं हुई तो इस पे जो आवेश अगर आएगा वो कैसा होगा, ठीक है, वो टेम्पररी होगा, ठीक है, मतलब कि थोड़े समय के लिए रहेगा, अस्थायी रहेगा, और वस्तु को दूर कर लेते हैं तो वापस अपनी आवेश निष्फल हो जाएगा ना। ये ऐसे भी समझ सकते होते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे हमने यहाँ ये दो चालक लिए, है ना, और इन चालकों, ठीक है, इनमें सभी में धनावेश ऋणावेश, इसमें भी धनावेश है ऋणावेश। अब इसके पास हमने किसी चालक को लेकर आ गए, ओके, तो चालक को जैसे ही हम इसके पास ले आएंगे क्या हो जाएगा, ये धनावेश इसमें से इनके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, ये चालक बी के इलेक्ट्रॉन भी इसमें आ जाएंगे ऐसे इधर, है ना, और जो धनावेश है वो उसको प्रतिकर्षित करेगा, तो वो धनावेश किस पे चले जाएंगे, चालक बी में, ऐसे, ओके। अब अगर हम चालक इसको हटा लें, है ना, अब हम चालक ए को दूर कर देते हैं, ए और बी को, तो इस पे ऋणावेश रह गया, है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसको दूर हटा दिया ऐसे, तो इस पर कैसा आवेश रह गया, पॉजिटिव, इस पे कैसा आवेश रह गया, नेगेटिव। तो इस तरह से प्रेरण विधि में हम इस तरह से भी आवेशित कर सकते हैं दो चालकों का, ओके। तो ये रहेगी उपयोग चालन विधि और प्रेरण विधि, है ना। और इसमें यहाँ पर प्रेरण विधि से किसी वस्तु के आवेशित होने की जो घटना है उसे हम क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत प्रेरण, है ना, सिर्फ परिभाषा है बस। स्थिर विद्युत प्रेरण क्या होगा, चालन विधि से किसी वस्तु का आवेशित होना क्या कहलाएगा, ये घटना क्या कहलाएगी, स्थिर विद्युत प्रेरण कहलाएगी, है ना। तो ये रहेगी तो चालन विधि और आवेशन विधि और प्रेरण विधि। तो इस विधि में अगर हम अंतर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, दो तीन अंतर हम लिख सकते हैं। चालन विधि में वस्तुओं को डायरेक्ट संपर्क में रखते हैं, इसमें अनावेशित वस्तु के समीप में आवेशित वस्तु को रखते हैं, ओके। और चालन विधि में अनावेशित वस्तु पे समान प्रकार का आवेश आता है, और प्रेरण विधि में विपरीत प्रकार का आवेश आता है। चालन विधि में आवेशित वस्तु के आवेश की मात्रा में कोई कमी नहीं होती, और कमी हो जाती है चालन विधि में, और प्रेरण विधि में आवेश की मात्रा में कोई कमी नहीं होती। चालन विधि में अनावेशित वस्तु पर उत्पन्न आवेश स्थायी होता है, और अगर इसमें वस्तु पृथ्वीकृत नहीं होगी तो इस विधि से वस्तु पर आया हुआ आवेश कैसा होता है ना, अस्थायी होता है, ठीक है। तो ये रहेगी चालन विधि और प्रेरण विधि। चलिए, ओके, तो अब हम इसमें देखते हैं जो आवेश का परीक्षण, और ठीक है, मतलब आवेश के परीक्षण से मतलब ये है
कि किसी वस्तु पर आवेश उपस्थित है या नहीं है, या आवेश अगर उपस्थित है तो वो कौन से प्रकार का है, धन है या ऋण आवेश है, ये ज्ञात करने के लिए, ठीक है, हम किसका उपयोग करते हैं, विद्युतदर्शी का। ओके, और विद्युतदर्शी का उपयोग करने का तरीका भी हम यहाँ पर देखते हैं ना। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं कि विद्युतदर्शी क्या है, तो विद्युतदर्शी जो एक ऐसी युक्ति है जो किसी आवेश पर, किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति या आवेश उपस्थित हो तो कौन से प्रकार का है, धन या ऋण है, आवेश की प्रकृति ज्ञात करने के लिए उपयोग की जाती। ओके, और सिंपल सी जो है ना एक छोटी सी युक्ति होती है, कोई बड़ा इसमें है ना बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। ओके, तो सिंपल सब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, स्वर्णपत्री विद्युतदर्शी की। ओके, तो चलिए उसकी हम संरचना देखते हैं। तो ये सिंपल सी जो हमारी एक कांच की बोतल होती है, और कांच की बोतल में एक कुचालक ढक्कन की सहायता से, ठीक है, कुचालक ढक्कन मतलब रबर हो गया, लाख हो गया, है ना, कॉर्क हो गया, इस तरह से उसमें रॉड लगा दी जाती है ना, कुचालक ढक्कन की सहायता से पीतल की छड़ को उसमें लगा देते हैं। और इस पीतल के ऊपरी सिरे पर क्या लगी होती है, पीतल की एक डिस्क या चकती लगी होगी, है ना। और जो छड़ है, छड़ का जो निचला सिरा है, उस निचले सिरे पर हम स्वर्णपत्री, है ना, स्वर्णपत्री मतलब जो यहाँ पर सोने की पतली पन्नी लगाते हैं, बहुत ही पतली पन्नी, या जनरली जो हम एल्यूमिनियम फॉइल भी, है ना, गोल्ड फॉइल के बदले एल्यूमिनियम फॉइल भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पतली सोने की पत्तियां लगी होती है। स्वर्ण पत्री की अगर हम बात कर रहे हैं विद्युतदर्शी की, तो सोने की पतली पन्नियां लगी रहेगी। ओके, और इस बोतल के बाहर से जो यहाँ धात्विक संपर्क लगे होते हैं, मतलब धातु की जाली लगी होती है, जिसे क्या कर दिया जाता है, भू संपर्कित कर दिया जाता है। मतलब जब भी इसे हम उपयोग करना चाह रहे हो तो इसे उपयोग करने से पहले ग्राउंडेड कर देते हैं इसकी सहायता से। ओके, और क्यों ऐसा करते हैं, ताकि जैसे इस कांच की बोतल पर पहले से अगर कोई आवेश उपस्थित हो बाहर से ऐसे, है ना, तो ठीक वो क्या हो जाए, पृथ्वीकृत हो जाए। ठीक है, तो ये उसका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन, कांच की बोतल में कुचालक ढक्कन की सहायता से पीतल की एक छड़ रखी होगी, जिसके निचले सिरे पर सोने की पतली और दो पत्तियां जैसी होगी, और अगले ऊपरी सिरे पर पीतल की चकती लगी होगी, है ना। अब इसका उपयोग कैसे करते हैं उसको हम समझे। तो यहाँ पर जो हम इससे दो चीजें ज्ञात करेंगे, है ना, दो बातें हम इससे देखेंगे। पहले तो वस्तु पर आवेश उपस्थित है या नहीं है। ओके, फिर आवेश उपस्थित है तो कौन से प्रकार का है। तो पहले हम बात करते हैं आवेश उपस्थित है या नहीं है, उसको ज्ञात करना। ओके, तो इसके लिए जो हम आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए जो हमारी विद्युतदर्शी है उसको अनावेशित स्थिति में उपयोग में लाते हैं। अनावेशित स्थिति में मतलब उसकी ये जो स्वर्ण पतली है, इस पर अगर आवेश नहीं है ना, तो इसे हम अनावेशित स्थिति कहते हैं। तो पहले स्वर्ण पतली पर आवेश कैसा है, तो हम लिख रहे हैं तो ये अनावेशित है ना, क्या है, अनावेशित, उस पर कोई आवेश नहीं। अब हमें कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करते हैं, जो जिस वस्तु पर आवेश का पता लगाना है उस वस्तु को किसके संपर्क में लाते हैं, इस चकती के, पीतल की चकती के कांटेक्ट में रखते हैं, या दूरी पर भी रख सकते हैं ना। तो इस पीतल की चकती के संपर्क में लाते हैं, और यहाँ किसको देखते हैं, इस स्वर्ण पतली के फैलाव को। मतलब स्वर्ण पतली जो प्रारंभ में इस तरह से होती है, जैसे हमने चित्र में उसको फैलाकर ही दिखाया है, लेकिन ये स्वर्ण पतली ऐसी होती। ओके, फैलाव नहीं होगा, है ना। ये सिंपल सी जो दो पतली पन्नियां होगी इस तरह से, है ना, ऐसे, और ये प्रारंभ अवस्था में ऐसी चिपकी हुई होती है इस तरह से। फिर बाद में जब इन पे आवेश आएगा, तो आवेश आने पर ये एक दूसरे से दूर हटती है, तो इसका फैलाव से ही, इसका फैलाव बढ़ रहा है घट रहा है, इस फैलाव के आधार पर ही जो हम क्या पता कर पाते हैं, आवेश की उपस्थिति और आवेश की प्रकृति, है ना। तो प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में ये पत्तियां ऐसी होगी, है ना, चिपकी हुई होगी, फैली हुई नहीं होगी। तो इसके फैलाव को देखकर हम आवेश का पता लगाते हैं। ओके, अब देखना यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर इस पर एक वस्तु टच कर दी। ओके, वस्तु हमने स्पर्श कर दी। अब वस्तु अगर हमने जो वस्तु स्पर्श की है, तो वो अनावेशित हो सकती है और आवेशित हो सकती है।
तो मान लो जो ये अनावेशित वस्तु है ना, अनावेशित वस्तु है, तो यहाँ पर इधर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस स्वर्ण पत्री के फैलाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको जो वस्तु टच की है उसमें कोई नई बात है ही नहीं, उसमें कोई ऊर्जा ही नहीं है, वो अनावेशित है। तो इसका फैलाव कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, मतलब फैलाव कैसा रहता है, अपरिवर्तित। ओके, यह फैलाव नहीं होता है। ओके, अब फैलाव नहीं होता है तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलेगा, जो वस्तु है वो वस्तु कैसी है, अनावेशित है। ओके, वस्तु कैसी है, अनावेशित। अब अगर यहाँ पर हम उस पर आवेशित वस्तु टच कर देते हैं, है ना, जैसे मान लो जो हमने इस पे आवेशित वस्तु लगा दी, धन आवेशित। ओके, यस, तो पहले तो घटना समझ लो क्या होगा वहां पे। पहले जैसे ही हमने धन आवेश टच किया, किसको किया, पीतल की छड़ को, पीतल की डिस्क को, तो पीतल हमारा क्या है, चालक है, तो ये हमारी छड़ भी आवेशित हो जाएगी। पीतल की छड़ पर भी कैसा आवेश आ जाएगा, धन आवेश। ओके, अब पीतल की छड़ के साथ कौन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, है ना, पीतल की छड़ के साथ यहाँ पर स्वर्ण पत्री जुड़ी हुई है, तो ये स्वर्ण पत्री पर भी कैसा आवेश आ जाएगा, धन आवेश, है ना। जैसे ठीक है, इस प्रकार जैसे मान लो ये हमारी स्वर्ण पत्री है, ऐसे इस तरह से। अब इस दोनों पर हम धन आवेश ला दें, तो दोनों पर धन आवेश अगर ला देंगे तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। हमें पता है कि आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, सजातीय आवेश। तो अगर इस पे धन आवेश आ गया, ये पत्ती पर इस पे धन आवेश, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और ये एक दूसरे से क्या होगी, दूर हटेगी, इस तरह से दूर हटेगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे हमने इसको आवेशित वस्तु टच की, चाहे धन की है या ऋण की, तो इसका फैलाव बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, समझ में आया, क्योंकि इस पर आवेश यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आएगा और इन दोनों आवेश धन आवेशित पत्तियां हैं ये दोनों, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, फैलाव बढ़ेगा। तो दूसरा तो यहाँ पर है ना, दूसरी स्थिति क्या है कि इसमें फैलाव बढ़ता है। ओके, क्या दिख रहा है हमको यहाँ पर, फैलाव बढ़ता है ना, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, सिर्फ बढ़ता है घटता है ऐसा लिख सकते हो, फैलाव बढ़ता है। तो इसका मतलब ये वस्तु कैसी होगी, आवेशित होगी। ओके, चाहे कोई भी ऋण आवेश ले या धन आवेश। अगर आप ऋण आवेश के उदाहरण से समझना चाहते हो तो वो समझ लो, ऋण आवेश अगर होता तो इस छड़ पे फिर कौन सा आवेश आता, इस छड़ पे तब ऋण आवेश आता, और ऋण आवेश भी आता तो वही घटना होती, दोनों पत्तियों पर कौन सा ही आवेश आ रहा होता, ऋण आवेश ही आ रहा होता। तो दोनों पत्तियों पे चाहे यहाँ धन आवेश दे या ऋण आवेश, दोनों पत्तियों पे समान आवेश आएगा और वो प्रतिकर्षित करेगा ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके द्वारा जो हमें इसके फैलाव को देखकर क्या पता चलता है, आवेश की उपस्थिति। तो अगर फैलाव सिर्फ ये ज्ञात करना है कि आवेश है या नहीं है, तो उसके लिए हम इसे अनावेशित स्थिति में रखते हैं पहले, और फैलाव बढ़ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि जो वस्तु टच की गई है वो आवेशित है। ओके, चलिए, है ना। अब हम यहाँ पर ठीक है क्या करते हैं, जो इसको आवेशित स्थिति में उपयोग करते हैं। ओके, अब हमें ये मालूम है कि हमारे पास जो वस्तु है, ठीक है, हमारे पास जो वस्तु हमको दी गई, अब इस पे आवेश है, तो आवेश कौन सा है ये ज्ञात करना है ना, आवेश कौन सा है ये ज्ञात करना है। तो इसलिए हम स्वर्ण पत्री को कौन सी स्थिति में उपयोग करते हैं, आवेशित। अब हम इस पे पहले धनावेशित भी ले सकते हैं इसको, और ऋणावेशित भी। चलो धनावेश से समझ लेते हैं पहले, है ना। मतलब अगर हमें आवेश की प्रकृति ज्ञात करना हो, तो आवेश की प्रकृति के लिए हम क्या करते हैं, इस स्वर्ण पत्री को पहले से धन आवेशित रखते हैं। तो मान लो हमने इस पे पहले से क्या रखा, धन आवेश रखा, है ना। अब पहले से धन आवेश रखा है तो इस पे कोई ना कोई फैलाव आ गया होगा। पहले से इस पे क्या है, धन आवेश है यहाँ पर, है ना। अब इस पे धन आवेश है तो कोई ना कोई इस पे फैलाव है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम इस पे धन आवेश और बढ़ा दें तो क्या होगा, चलो, है ना, फैलाव की बात। अगर हम इस पे धन आवेश बढ़ाते जाए तो अगर धन आवेश बढ़ता है, ओके, इस तरह से ये हमने कहा, हमने ये धन आवेश बढ़ा दिया, है ना। क्या स्थिति लगाई, धन आवेश वृद्धि। तो इस पे धन आवेश बढ़ गया, है ना, इस पे धन आवेश बढ़ गया तो इस
कि फैलाव पर भी क्या अंतर दिखेगा, फैलाव भी बढ़ जाएगा। धनावेश बढ़ा तो प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा, प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा तो फैलाव क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। इसको ऐसे ध्यान रखें, मतलब अगर हमने इसको धनावेशित स्थिति में लिया है और अगर फैलाव बढ़ता है, फैलाव कब बढ़ेगा, जब हम इसके ऊपर से क्या दे रहे होंगे, धन आवेश। अगर मान लो आप इसको ऊपर से ऋण आवेश देते हैं, है ना, ऊपर से ऋण आवेश देते हैं, इसमें हम ऋण आवेश बढ़ाते हैं जो, तो ऋण आवेश बढ़ाने पे क्या होगा कि ऋण आवेश इसके पहले वाले धनावेश को क्या कर देगा, कम कर देगा। जैसे पहले धनावेश ज्यादा है ना, तो पहले धनावेश ज्यादा है तो हमने उसको ऋणावेश दिया, तो ऋणावेश इस धनावेश को कम कर देगा, है ना, तो धनावेश कम हो गया। धनावेश कम हुआ तो फैलाव भी क्या हो गया, कम हो गया। फैलाव कब कम हुआ, क्यू के ऊपर क्या दिया गया, ऋणावेश, है ना, ये ध्यान रखें। फैलाव बढ़ रहा है, अगर ये पहले से धनावेशित है ना, ये हमारी क्या है, स्वर्णपत्री पहले से धनावेशित है और उसका हमने और धनावेश दे दिया और फैलाव बढ़ गया, या फैलाव बढ़ गया तो मान लो उस पर कौन सा आवेश दिया गया होगा, धनावेश। अगर इधर फैलाव कम हो गया तो मान लो उस पर कौन सा आवेश दिया गया होगा, ऋण आवेश। तो अब यहाँ पर जो ऐसे समझे, अब हमने इस पे पहले कौन सा आवेश मान के चले हैं, धनावेश, है ना। इस पे हमने प्रारंभ में कौन सा आवेश ले लिया है, धनावेश। अब मान लो हमने यहाँ पर एक छड़ टच की और इसका फैलाव हमने देखा, फैलाव बढ़ गया, तो फैलाव कब बढ़ा होगा, जब इस पे किसकी मात्रा बढ़ गई होगी, धन आवेश की, है ना। हमने समझा है जो इधर अगर ऊपर धन फैलाव कब बढ़ रहा है, जब ऊपर क्या दे रहे हैं, धन आवेश, तो इधर हमने उसको फैलाव बढ़ते हुए देखा, तो इसका अर्थ क्या हुआ, हमने छड़ टच की और फैलाव बढ़ते हुए देखा, तो इसका अर्थ यह है कि स्वर्णपत्री पे कौन सा आवेश बढ़ रहा है, धन आवेश, और धन आवेश बढ़ रहा है, इसका मतलब वो आवेश उसको किससे मिल रहा होगा, ऊपर वाली छड़ से। तो क्या निष्कर्ष निकला, धनावेशित अगर हम उसको उपयोग में ला रहे हैं तो फैलाव क्या होता है, बढ़ता है ना, फैलाव बढ़ता है, तो वस्तु पे कौन सा आवेश निष्कर्ष निकल कर आया, धनावेशित, है ना, वस्तु कैसी है, धनावेशित है, ओके। और अगर यहाँ पर मान लो हम इसका धन आवेश कम करते जाए, है ना, अगर इसको ऋण आवेशित छड़ से टच कर दे तो ऋण आवेशित छड़ क्या करेगी, इसका जो धन आवेश है इसको कम कर देगी, पहले से जो धन आवेश था उसको भी कम कर देगी, तो धन आवेशित कम करेगी तो इसका फैलाव कम होगा। फैलाव कम होगा, कब कम हो रहा है फैलाव, जो ऊपर ऋण आवेश दिया गया, तो फैलाव क्या होता है ना, फैलाव घटता है, ओके। फिर इसका मतलब ऊपर जो छड़ टच की गई है वो कैसी है, ऋण आवेश, है ना। तो इस तरह से हम आवेश की प्रकृति ज्ञात करने के लिए इसे पहले से धनावेशित स्थिति में या ऋणावेशित स्थिति में उपयोग में लाते हैं। और अगर हम इसी तरह इसको पहले कौन सी स्थिति में भी रख सकते थे, ऋणावेशित, है ना। मान लो हमने इस पे पहले ऋण आवेश लेके चले प्रारंभ से, तो ये ऋण आवेश है ऐसे, है ना। अब इस पे हमने छड़ टच की और छड़ टच करने पे देखा हमने कि इसका फैलाव बढ़ गया, तो फैलाव कब बढ़ा होगा, जब इस पर क्या हुआ होगा, ऋण आवेश बढ़ा होगा, और ऋण आवेश बढ़ा होगा तो ऋण आवेश किससे मिला, उसको ऊपर वाली छड़ से। तो इसका मतलब ऋण आवेशित हमने उपयोग किया है और ऋण आवेशित में फैलाव क्या होता है, बढ़ता है ना। अगर हमने पतरी पर ऋण आवेश लेके रखा है पहले से, ये हमको मालूम होना चाहिए कि इस पे कौन सा आवेश है, फैलाव बढ़ता है, तो फैलाव बढ़ता है, इसका मतलब जो छड़ हमने ऊपर टच की है वो कैसी है, ऋण आवेशित, ओके। फिर दूसरा अगर मान लो ऊपर हम धन आवेशित छड़ टच कर देते हैं, तो धन आवेशित छड़ टच करेंगे तो वो इसके ऋण आवेश को क्या कर देगी, घटा देगी, ऋण आवेश घट जाएगा। ऋण आवेश घट जाएगा तो पतरियों के बीच का प्रतिकर्षण बल कम हो जाएगा, और प्रतिकर्षण बल कम होगा तो उनके बीच क्या हो जाएगा, फैलाव कम होगा, तो यहाँ पर फैलाव घटता है ना। तो फैलाव घटता है तो यहाँ पर कैसा आवेश आ जाएगा, वस्तु कैसे आवेशित होगी, धन आवेशित, है ना। तो ये रहे बच्चों हमारे निष्कर्ष और उसका उपयोग करने का तरीका, है ना। तो ये रही बच्चों विद्युतदर्शी क्या किसे कहते हैं, विद्युतदर्शी को उपयोग करने का
तरीका जो है ना। तो इस प्रकार हम विद्युतदर्शी की सहायता से, ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं, क्षण क्या इससे उपस्थिति पता कर, आवेश की उपस्थिति पता कर सकते हैं और आवेश की प्रकृति। चलिए ना।